बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं RISP, जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं जी, क्योंकि अक्सर ये बहुत ज़्यादा मेल एडजस्टमेंट के लिए आप लोग अप्लाई करते हो, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो है ना कुछ चीज़ों को हम लोगों ने जो है वो ओके किया हुआ है, जिसमें हमने किया हुआ है जी अपनी तरफ रिस्पॉन्स है तो वो P1 में आ जाते हैं, P2 और P3 जो इसकी कैटेगरीज़ हैं, और उसके बाद जो है कंटिन्यू करते हो आप C1, C2, C3 और न्यूट्रल में और कुछ ओमिशंस में जाते हैं। लेकिन आज मैनुअल में कुछ अहम पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि आपको स्कोरिंग करते हुए किन किन चीज़ों पर जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा ताकि आपकी स्कोरिंग थोड़ी मतलब बेहतर हो जाए। अक्सर हमारी स्कोरिंग थोड़ी सी इसलिए ख़राब हो जाती है कि हम जो है वो बस वो एक जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना, मेरी तरफ तुम्हारी तरफ या उसकी तरफ, P1 P2 इस तरीके से हम लोग जो है वो स्कोरिंग कर देते हैं। मैनुअल में हर एक क्वेश्चन के बारे में स्कोरिंग दी हुई है। जब भी आप कुछ करो अपने बच्चे की सॉरी अपने पेशेंट की जो है वो आप करोगे काम उस पर, तो आपको जो है वो देखना ही पड़ेगा कि उसकी जो है वो स्कोरिंग किन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आंसर में जो है वो फॉल करती है। अब इसमें क्या जो स्टीरियोटाइप कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है RISP में, जैसे कि आपको पता है कि नामुकम्मल जुमलात होते हैं, कुछ का समझ नहीं आ रही होती उनका कहना क्या है, उनके एंड पे क्या हो सकता है, तो वो बंदा जो है वो फ्री हैंड होता है कि वो कुछ भी आंसर कर सकता है, और उनके आंसर से हम चेक करते हैं कि वो कहाँ तक जो है उसकी कैटेगरी किस तरीके से, कितने पॉइंट आ रहे हैं, कट ऑफ स्कोर से नीचे हैं ऊपर है, कहाँ पे वो बंदा जो है वो फॉल कर रहा है या बंदी जो है वो फॉल कर रही है पेशेंट आपका। तो आप इन तमाम चीज़ों को जो है वो चेक करते हो, ठीक है। मतलब जहाँ पे बंदा कहता है जी मोस्ट गर्ल कहते हैं डोंट जो है वो अपील मी एक्सेप्ट सेक्सुअली बिकॉज कि लड़कियाँ को मतलब उसको नहीं देखती सिवाय एक काम के, तो वो जो है वो आप किस में लोगे। अब आप ये भी देखो कि वो बंदा मैरिड है, अनमैरिड है, उसकी जो है वो उसका जो है वो बचपन देखोगे, सिंस चाइल्डहुड मतलब उसका सारी कैटेगरी देखोगे, उसके जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में उसने क्या किया है, वो तमाम चीज़ें जब आप करोगे फिर एक क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा, क्यों कहाँ पे क्या हुआ जो उसने ये क्वेश्चन आंसर किया है। सिर्फ ये नहीं कि उसे पूछा उसने लिख दिया और उसके बाद जो है वो आपने एनालिसिस करते हुए आपको बहुत डीपली मीनिंग ढूंढने होते हैं RISP के। उसके बाद जो जी आ जाता है जी, आप कहते हो कि क्योंकि इसमें थॉट्स इनकम्प्लीट होती है ना, उसको तो उनका मुकम्मल जो हल है उनको ढूंढने के लिए क्या करना होता है, हमें अच्छी तरीके से मैनुअल से उन क्वेश्चंस को जिनका वो आंसर दे रहा है, तो वो हर क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसके आगे उन्होंने बताया हुआ है कि ये क्वेश्चन जो है कहाँ फॉल करता है, इसकी क्या नंबरिंग कर सकते हो, और कुछ नहीं भी ऐड, कुछ ऐसे सवाल हैं जो नहीं एडजस्ट वो ऐड हैं, तो उन पे भी आपको जो है वर्क करके खुद से थोड़ा एनालिसिस अपना दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, और फिर जो है वो नंबरिंग काउंटडाउन में लेके आनी पड़ती है, ठीक है। मेल एडजस्टमेंट का क्योंकि आप चेक कर रहे होते हो इसमें, फिर आप फर्दर जो है वो टेस्ट अप्लाई करते हो जब आपको पता चल जाता है कि बंदा कहाँ फॉल कर रहा है। फिर जी आप जो होता है ये जैसे कि आपके सामने इसमें रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं, पॉजिटिव आ जाते हैं, ओमिशंस आ जाती हैं, कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, और जो है वो उसमें भी कैटेगरी है, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट में C1 2 3 है और P1 2 3 है, P1 P2 P3 है, तो इसी तरह कॉन्फ्लिक्ट में भी है। अब कॉन्फ्लिक्ट में उन्होंने कुछ सवाल दिए हुए हैं जो आपको कन्फ्यूज़ करते हैं, तो आप देखते हो यार इनका जो है वो आंसर किस तरीके से होगा, ठीक है। अब कभी आप जो है क्वेश्चन होता है जी आई हेट ऑलमोस्ट एवरीवन, तो वो अब उसने पूरी कैटेगरी मतलब तमाम ही लोगों को जो है वो उसमें जो है वो नेगेटिव थॉट्स में ले आया हुआ है अपनी, तो वो जो है वो आप देखोगे जी वो अपनी तरफ कर रहा है, लेकिन ये जो है वो किसी की तरफ जो है वो कर रहा है ना क्वेश्चनिंग में तमाम दुनिया से, तो वो उसमें तमाम लोग आ रहे हैं, तो वो C2 में आप उसको फॉल कर देते हो। और इसी तरीके से फिर आप करते हो द बेस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ आर वेस्टेड, ठीक है, कि हमारी ज़िंदगी ये बेहतरीन जो साल है ना उस बंदे के जो है ज़ाया हो गए, क्योंकि C जो कॉन्फ्लिक्ट्स जितने रिस्पॉन्सेज है इसमें जो होती है हॉस्टिलिटी मतलब रिएक्शंस आते हैं, पनिशमेंट, कोई भी टेंशन, अपनी तरफ उसकी होपलेसनेस होती है, नाउमीदी होती है, कभी दूसरों की तरफ होती है, तो इस तरीके से जो है ना उन्होंने कैटेगराइजेशन आपके लिए सेट की हुई है C की। टोटल जो है कॉन्फ्लिक्ट है उसमें 3 पार्ट्स आगे से डिवाइड कर देते हैं, तो इसमें देखें जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। C1 में जब फिर वो फॉल करते हैं जी उस कैटेगरी में क्या है जी, C1 में जी आपके पास आता है जी उसके पास जो है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, स्पेसिफिक किसी भी स्कूल की प्रॉब्लम, कोई उसकी जिस्मानी टेंशन हो सकती है, उसकी अपनी ही ज़ात के बारे में या किसी ग्रुप के बारे में जो है वो शनाख्त का जो मसला है उसे जो है वो ये, लेकिन ये वाले जो होते हैं ना C1 में डीप सीटेड नहीं होते, बहुत ज़्यादा जो है वो अंदर तक बंदे को जो है वो डिप्रेस या टेंशन में नहीं लेके जा रहे होते कि आपको जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो आप इसको क्योरेबल कर सकते हो। फिर जो है वो
जैसे वो क्वेश्चन करता है जी दी फ्यूचर, अब वो क्या वो देखता है जी लुक्स रेदर बैक, अब वो क्वेश्चन चेंज वो हो जाता है ना कि वो क्या देखता है अपने फ्यूचर के बारे में। तो उसको फिर आपने एनालिसिस करना है जी कहाँ पे आएगा ये। फिर आपके पास आता है C2 में मेल एडजस्टमेंट जो होती है ना वो ज़्यादा आ जाती है थोड़ी, उसमें आपकी जो जनरलाइज्ड डिफ़िकल्टीज़ होती हैं वो आप जो है वो ज़्यादा जो है वो मसलों को जो है बड़ी ही जो है संजीदगी से लेने लग जाते हो। जनरलाइज दूसरों की तरफ होती है वो तमाम, पहले में आपकी अगर स्कूल प्रॉब्लम है वो अपनी ज़ात की तरफ है, C1 में हो जाता है ना। अगर C2 में क्या है कि वो जितने भी मसले हैं ना वो आप किसी दूसरे से रिलेट कर देते हो। फिजिकल तकलीफ आई है तो आप किसी से रिलेट कर रहे हो, और आपको कोई भी ऐसा मसला है तो फर्स्ट वन में तो आप अपने साथ रिलेट कर देते हो। तो वो इस तरीके से नेगेटिव थॉट्स को जो है ना वो अपने अंदर जगह देने लग जाता है, ठीक है। अब वो जो है वो पहले ही सोच लेता है कि इस मतलब क्वेश्चन के जो क्वेश्चन उससे हम करते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आंसर करते हुए कंफ्यूज हो जाता है, और वो जो है वो या तो अपने ऊपर थोप देता है सारी बुराई या किसी पर थोप देता है। नंबर जो 3 होता है उसमें जो है वो बहुत ही एक्सेसिव टेंशन क्रिएट होने लग जाती हैं, उसको सुसाइड अटेम्प्ट करने को दिल करता है, किसी को भी मारने को दिल करता है। वो जो है वो सीवियरिटी जो होती है ना, एक सीवियरिटी लेवल तक जो है वो उसके डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी या कोई भी मेल एडजस्टमेंट जो होती है ना वो हाई जो है वो आ जाती है। उसमें जो है वो देखना आई विश आई वर डेड, मतलब वो पहले ही ख्वाहिश कर रहा है कि वो नेगेटिविटी में चला गया कि मैं ये करूँगा, मैं ये मर जाऊँगा, या ऐसा नहीं होगा तो वो हो जाएगा। वो महसूस करता है नाउमीदी जो होती है, मायूसी एक लिमिट तक होती है ना, वो उससे भी आगे निकल जाता है। जैसे समटाइम्स आई थिंक पीपल वॉच मी, तो स्टीरियोटाइप इसमें हेलुसिनेशन भी आ जाते हैं ना। वो एक चीज़ देख रहा है जी हाँ मेरे लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं ही गलत हूँ, यही चीज़ होगी, ये ऐसा होगा, तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है उन चीज़ों के अंदर। तो अब ये इसमें आप ये कहेंगे जी वो किसी दूसरे बंदे की तरफ कह रहा है, विश के लोग मुझे देख रहे हैं तो वो उसकी, लेकिन वो उससे उनकी वजह से उसकी वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो इसमें दुनिया भी शामिल है, वो खुद भी शामिल है, तो वो C3 में जो है वो उसको जो है वो हम कैटेगराइज कर सकते हैं। फिर पॉजिटिव रिस्पांस में उसके पास जो होता है वो तमाम हेल्दी और होपफुल जो उम्मीदें होती हैं, टेंशन रिलीज़ बातें होती हैं, उसको वो एक्सप्रेस करने की अपने लिए कोशिश करता है। और जो है वो बंदा जो होता है वो कोशिश करता है कि मैं पॉजिटिव रहूं अपने लिए, ये तो वो उसमें जो है वो आप जो है वो उसको P1 में जो है वो फिर लेने जाते हो। इसमें तमाम तर जो इतनी भी होगी ना P, अगर पूरा सर्कुलर अगर हम सिर्फ एक P का देखें पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस का, तो वो मेन जो है ना वो इसी चीज़ पे है कि वो उसमें पॉजिटिव थिंकिंग जो होती है ना वो आपकी डेवलप हो रही होती है, जो पॉजिटिव होती है, अच्छी थॉट्स होती हैं, तो वो इस तरीके पर आती हैं। इसकी भी स्कोरिंग आ जाती है फिर P3 की जो है जैसे कि 0 होती है, आपको पता है, तो वो इस तरह P2 की है, फिर P1 की है, तमाम नंबर आ जाते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी P1 में कैटेगरी में कुछ क्वेश्चन जो उन्होंने लिखे हुए हैं कि जी ये P1 कैटेगरी में आ सकते हैं, और कुछ जो इन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्चेस की हुई है मैनुअल में, उन रिसर्चेस को पढ़ने से आपको बड़ा हद तक पता चल जाता है कि किस तरह का क्वेश्चन किस तरह फॉल कर रहा है, उसकी नंबरिंग हम कैसे कर सकते हैं। अब जी वो कहते हैं आई लाइक स्पोर्ट्स, तो मोस्ट ऑफ द पीपल आपको पता है कि स्पोर्ट्स पसंद करते हैं, तो आप उसकी पॉजिटिविटी को लेके P1 कर देते हो। इसी तरह जो है वो आगे जो है आप क्वेश्चन करते हो P3 में, फिर आप करते हो जी उसमें आ जाता है क्लियर कट गुड नेचर ह्यूमर, मतलब बिल्कुल क्लियर उसका आंसर होता है। जैसे कि आई लाइक ग्रेट मैनी थिंग्स, बहुत सी चीज़ों को पसंद करता है कि पॉजिटिविटी में उसने टोटल होल पूरा वर्ड ही उसने इंक्लूड कर दिया, तो वो उसकी जो है वो पॉजिटिविटी में आ जाता है, P3 में आ जाता है। P2 में भी इस तरीके से वो दुनिया के बारे में कहता है कि ये चीज़ अच्छी है और मुझे ये चीज़ पसंद है। इस तरह जो न्यूट्रल होते हैं ना, ये तो एक सच होता है, मतलब एक कहावत है जो बनी हुई ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, दुनिया फ़ानी है, तो वो बेसिक होते हैं। जैसे कि ऑल गर्ल्स जो होती हैं वो वुमेन्स होती हैं, तो ये तमाम लोगों को पता है ऑल गर्ल्स आर वुमेन, ठीक है। तो वो इस तरीके से वो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना वो उसको बता रहा होता है, वो चीज़ें क्लियर कर रहा होता है। तो बॉय विल बी बॉयज़, तो वो भी पता है कि आपको, लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पे आपको ये देखना पड़ता है यार बंदा ये आंसर कर रहा है तो इसकी पीछे बैक जो लाइफ है, हिस्ट्री है, वो कहीं पे कहाँ पे डैमेज हुई है जिसकी वजह से वो इतना मल्टीपल या डिप्लोमेसी वाला आंसर कर रहा है। क्योंकि कभी कभी आपको पता आ रहा है इसमें में 3-4 क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि सेम कैटेगरी के, अगर ऊपर आई लाइक है तो नीचे जो है वो माई फेवरेट अगर लिखा हुआ है, तो दोनों का मतलब ये आप चीज़ पसंद वही करते हो ना, लाइक मैंने भी और फेवरेट मैंने भी आपकी पसंदीदा चीज़ है, तो दोनों का आंसर अगर वो चेंज देता है तो तब आपको जो है ना कॉन्फ्लिक्ट में खुद भी आ जाते हो। यार देखो ऊपर वो उस बंदे को पता नहीं क्वेश्चन किस तरह समझ आया, उसने किस तरीके से उसका आंसर किया, और नीचे उसको किस तरह आया, तो वहाँ पर आपको जो है ना उसकी जो स्कोरिंग करते हुए थोड़ा जो है वो ध्यान रखना पड़ता है,
ठीक है। और उसके बाद जो है वो ओमिशन के बारे में जो है वो कहा जाता है। फिर आ जाता है जी द स्कोरिंग मैनुअल एज गाइडेड, वो आपको बताते हैं। अब उसमें जो है वो जो रिसर्चेस किए हैं उसके बारे में उन्होंने बताया हुआ है, कुछ उन्होंने एग्जांपल्स बताई हुई हैं कि वो कहते हैं कि जी ये कैटेगरी जो है फॉल करती है यहाँ पे, कि अगर एक बंदा जो है वो क्वेश्चन है तो वो किस तरह आप देखेंगे कि वो जनरलाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें, एक बंदा कहता है कि मुझे केमिस्ट्री पसंद नहीं है। अब ये वो देखें ना, वो नेगेटिव अपने लिए ना वो नेगेटिव दुनिया के लिए है, ना इसमें कोई हार्मफुल उसका जो है रिएक्शन है, क्योंकि केमिस्ट्री मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मैट्रिक क्लास के जो है वो पसंद नहीं करते हैं। तो ये जनरलाइजेशन के अकॉर्डिंग होते हैं, ये वो क्वेश्चन के आंसर होते हैं जो आपको जनरलाइज आप करते हो, तो वो आप जो है वो उसको जो है वो नहीं आप कैटेगरी कर देते हो C1 में, ठीक है। जनरलाइज यानी कि तमाम लोगों का एक ही कॉन्सेप्ट होता है। और उसके बाद जो है अगर आपके पास दूसरा क्वेश्चन आ जाता है व्हाट अनॉयज मी, मतलब क्या चीज़ उसको जो है बच्चे को परेशान कर रही है, मेरी अपनी ज़ात। तो अब ये यहाँ पे आप कहोगे जो ये मेरी ज़ात है वो तो अपनी तरफ है, तो इसको तो हम C1 में करेंगे, और जो वो केमिस्ट्री या C2 में करेंगे क्योंकि वो दुनिया की तरफ है। तो इस तरह के क्वेश्चन है जो डिप्लोमेट थोड़े हो जाते हैं, डिप्लोमेसी वाले कहते हैं ना बंदे यार बड़ा ही मुनाफिकखोर बंदा है, कभी कहीं कुछ है तो कहीं कुछ है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपने समझना है, मैनुअल से गाइडलाइन लेनी है, फिर आपको समझ आएगी थोड़ी कि हमें किस तरीके से करना है, ठीक है। अब देखो ना, आई वॉज कैपेबल फॉर द फुटबॉल टीम, ठीक है, उसमें जो है वो आप उसको फॉल कर देते हो, पी जो है उसमें 2 में ले जाते हो, P2 में उसको ले जाते हो, क्योंकि फुटबॉल टीम दूसरी जो है उसमें वो अपने आप को जो है वो कहता है कि मैं जो है जा सकता हूँ, तो उसके साथ होता है कि मैं पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो रहा होता है ना। आई हेट फेलियर, मैं नफरत करता हूँ मतलब नाकाम लोगों से, तो वो C2 में है, क्योंकि नाकाम लोग फिर अब दुनिया की तरफ आ जाता है। फिर सफ़र जो है वो कहता है जी बैड जो है हैबिट्स है ना वो बड़ी मुश्किल है उसके लिए, उसमें भी वो C2 में उसको कैटेगराइज कर रहे हैं। अब इस तमाम जुर्मों में उन्होंने C2 क्यों किया, जबकि ये तमाम चीज़ें तो उसकी अपनी ज़ात से रिलेटेड आ रही है ना। तो ये चीज़ें जो है ना आपने सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें जो वो अच्छी तरीके से समझनी है। और आप कहते हो ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा जो है ना वो बड़ी मुश्किल से आसान चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो वो भी वो जो है वो C1 में, ये तमाम C2 में कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ों में वो दुनिया को रिलेट करके क्वेश्चनिंग कर रहा है, ठीक है। वो अपनी मतलब अपनी उसमें कोई नहीं है, दुनिया की वजह से कुछ ना कुछ मसला क्रिएट हुआ है जिसकी वजह से उसने अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज किया है, तो वो तमाम चीज़ें फिर फॉल करती है C2 में। वो डायरेक्ट अपनी ज़ात पे जो है वो बात को नहीं लेके आ रहा। तो इस तरह आपने हर क्वेश्चन जो है ना उसकी जो डेप्थ है ना उसको अंडरस्टैंड करना है। कभी कभी ये भी होता है एक ही जुमले में 2 मीनिंग बच्चा बयान कर रहा होता है, तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ होना पड़ता है थोड़ा सा। उसने एक क्वेश्चन कर दिया फिर साथ ही दूसरा क्वेश्चन भी कर दिया, अगर कि आई लाइक मैं ये कर सकता था अगर मुझे मौका दिया जाता, ठीक है, मैं ये कर सकता था अगर मुझे मौका दिया जाता। अगर जो है वो उसने सवाल को काट दिया 2 हिस्सों में। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि उससे पहले और उसके बाद में क्या मसला था, अगर उसने क्यों इस्तेमाल किया, क्या ऐसा, क्योंकि जब आप उसको करवा रहे होते हो उससे पहले आप एक असेसमेंट बच्चे की कर चुके होते हो पेशेंट की, और उसको जो है अच्छे तरीके से कोशिश करते हो कि मैं समझूं उसकी जो है वो तमाम हिस्ट्री आपने बड़ी अच्छी से लेनी है। हिस्ट्री अगर अच्छी होगी ना तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती इसको सॉल्व करने के लिए। इसी तरह ये तमाम सवाल लिखे हुए हैं, मैं जितने हाईलाइट कर रही हूँ ये तमाम सवाल है मैनुअल में। मैनुअल मैं नीचे लिंक शेयर कर दूँगी आपके साथ, तो फ़ोटो कॉपीज़ करवा लीजिएगा, बड़ा इजी होता है कि आराम से पढ़ा जा सकता है। इस तरह बार बार मोबाइल में बहुत मुश्किल होती है या टैब में, तो वो इसलिए आप कोशिश करें कि आप इसकी जो है फ़ोटो कॉपी करवा लें और निकाल लें और ईजी पॉइंट्स को फाइंड आउट करें। हमेशा किसी भी स्केल को जो है ना अप्लाई करने के पहले उसको अच्छे से पढ़ा करें, ताकि आपकी स्कोरिंग देखिए, अगर आप ज़रा सी स्कोरिंग ख़राब करेंगे वो आने वाले पेशेंट की स्कोरिंग ख़राब होगी, आपका टेस्ट एडमिनिस्टर ख़राब होगा, और फिर जो है वो आगे जो है वो उस बच्चे का जो आपने पूरा थेरेपी प्लान बनाना है वो ख़राब होगा। तो इन तमाम चीज़ों पे बड़ी जो है मेहनत से काम किया करें। बस एम ही नहीं कर दिया करें P1 P2 P3 C1 C2 C3 और जी न्यूट्रल हो गए और मिशंस हो गए। और याद रखिएगा 15 क्वेश्चन अगर उसने छोड़े हैं तो उसको दोबारा आपने को टेस्ट करवाना है 15 या 15 से ज़्यादा। कोशिश करें कि वो तमाम सवालों के जवाब दे, ठीक है। ओवरऑल जो है वो उसको जो है वो क्वेश्चंस का आंसर करना होता है। तो इस तरीके से जो है वो क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने के लिए देखें ना, वो कहते हैं कि लड़कियों के बारे में अगर उसका कोई नेगेटिव थॉट है या कुछ है तो आपको देखो पहले यार वो मैरिड है या अनमैरिड है। मैरिड अगर जो है तो हो सकता है उसकी बीवी के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है तो उसने लड़कियों के बारे में जो है वो ख्याल बना लिया, और अगर वो अनमैरिड है तो हो सकता है कि उसका पहले कोई ऐसा रिलेशनशिप रहा, ब्रेकअप हुआ जिसकी वजह से ऐसे ख्यालात पैदा हो रहे हैं। तो वहाँ पे जो है ना आपके नंबर पॉइंटिंग जो है ना वो चेंज, स्कोरिंग जो है ना चेंज होती जाती है, ठीक है।
अब कुछ कहना मेरी ज़िंदगी का जो है वो हिस्सा जो है वो अनमैरिड था, वो कहता है तब मेरी ज़िंदगी अच्छी थी। अब वो कि मैं एज अ स्टूडेंट जो है वो कहता है मैं ठीक था, तो और शादी करके मैं फंस गया। तो हर इंसान जो है ना वो किस तरीके से आंसर कर रहा है, एज अ स्टूडेंट वो क्वेश्चनर फिल कर रहा है, एज अ मैरिड पर्सन है, या जी वो फैमिली में मतलब सबसे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, किस वजह से कहाँ पे प्रॉब्लम आती है, वो तमाम चीज़ें आपको देखनी होती है। क्वालिफिकेशन, फिर कुछ जो है सेंटेंसेस है, इस तरीके से उन्होंने तमाम सेंटेंसेस की कैटेगराइजेशन मैनुअल में आपको जो है वो प्रोवाइड की है। अब ये आगे जी डबल मीनिंग क्वेश्चंस जो है, मतलब वो कहता है जी पीपल जो है वो ऑल राइटर, तमाम लोग जो होते हैं ना वो ठीक होते हैं, लेकिन जो है वो राइट होते हैं, लेकिन जो है वो मुझे ना भीड़ भाड़ जो है ना वो नहीं पसंद, ठीक है। मतलब लेकिन लाइक पार्टीज़, अब उसमें भी उसने जो है वो देखिए 3 सवाल, भीड़ भाड़ नहीं पसंद, पार्टीज़ मतलब जैसे कि होती हैं, और जो लोग अच्छे होते हैं। अब ये आपको कहोगे जी जो पहला हिस्सा है वो तो आ रहा है जी, उसका एक नेगेटिविटी है उसकी, दुनिया की तरफ तो C2 आ जाता है, और जो पहला हिस्सा है जो है वो क्राउड पे वो कहता है जी मैं अपने आप को तनहा महसूस करता हूँ या टेंशन में, तो मैं C1। तो इस तरह के जुमलों को आपने एनालिसिस करना अच्छे से, उसकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग कि किस वजह से ऐसा हुआ। अगर वो जी उसके साथ कोई हुआ मिसहैप बहुत बड़ा, ऐसे ही क्राउड में कोई टेंशन हुई है, कोई मसला क्रिएट हुआ है, तो फिर आप जो है ना उसकी स्कोरिंग जो है उसके अकॉर्डिंग करोगे कि C1 है, C2 है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा आपको कॉन्सेप्ट नज़र नहीं आया कि मैं मर जाऊँ या मैं ऐसा कर लूँ तो आप C3 में जाओगे ना, तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं आ जाती है। तो इस तरीके से जो है वो पूरे मैनुअल में जो है वो बताया हुआ है। एक्सट्रीम वेट में आपको जो है वो उसकी नंबरिंग पॉइंट्स जो है वो टोटल क्या हैं पूरे मैनुअल में, वो उसके न्यूट्रल और सारे रिस्पॉन्सेस का वो तमाम बताया हुआ है। और वही बात के कुछ जुमले जो होते हैं ना वो सेम है, जैसे जी माई ग्रेटेस्ट फियर, माई ग्रेटेस्ट वरी, सेम चीज़ है, लेकिन आंसर अगर वो चेंज करेगा तो आपको उन क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा जो है ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि व्हाट पेन्स मी आई हेट, फिर आ जाता है आई नीड आई विश। तो ये तमाम चीज़ें सेम है, लेकिन इनके अगर आंसर वो चेंज कर रहे हैं ना, तो आप देखें जो वो किन हालात में आंसर चेंज कर रहा है। अब आप कहोगे जी हमें कैसे पता चलेगा हालात, तो बात वही आ जाती है हिस्ट्री टेकिंग फॉर्म, या उसके साथ बैठ के जो आप बात कर रहे हो, कन्वर्सेशन कर रहे हो, जो आपने असेसमेंट टाइम के उसके साथ जो एक पेयरिंग बनाई है, उस पेयरिंग के दौरान आपने क्या जानने की कोशिश की है, तो वो इस तरह डीपली मीनिंग चले जाते हैं उसके, ठीक है, किस वजह से ये तमाम चीज़ें हैपेंड हो रही है। अब इसमें उन्होंने आपको बताया दिया हुआ है कि ये जो क्वेश्चंस है ना जो आपके पास आते हैं, व्हाट पेन्स मी और जी आई हेट, आई नीड, ये तमाम उन्होंने बताया हुआ है कि जी C3 में आते हैं। जैसे व्हाट पेन्स मी जो उसका है, तो वो रिस्पॉन्स जो आपको पाया जाएगा C3 के अंडर, आप जो है वो उसकी जो है वो स्कोरिंग करते हो, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है आई हेट हैज़ दिस रिस्पॉन्स, जो है वो आई हेट नफरत करता है, तो वो C1 में कर देते हो आप। और इसी तरीके से आगे चल के जो है हैप्पीएस्ट टाइम जो होता है भैया आई विश है, आई नीड है, तो वो आप जो है वो नीचे फाउंड कर देते हो अपने उसके लिए P1 में कर देते हो, ठीक है। हैप्पीएस्ट टाइम उसके लिए अच्छा या P2 में कर देते हो। तो ये तमाम चीज़ें उन्होंने क्वेश्चन लिख के आपको बताए हुए हैं कि ये कहाँ पे फॉल कर रहे हैं। अब वो बताते हैं आपको जी 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं वेल एडजस्टेड होते हैं, और जो एक जो है प्रॉब्लमेटिक जो पीपल्स होते हैं वो किस तरह आंसर कर सकते हैं। जी एक ही क्वेश्चन के बारे में, जी आई एम बेस्ट फ्रेंड, अब वो आगे जो बताता है जी तब मैं खुश था जब मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी, और मैं जो है वो बड़ी अच्छी तरीके से वक्त जो है वो कर सकता था, उसको जो है वो जो भी है कैटेगराइज एडजस्ट कर सकता था। तो ये एक एडजस्टेड पर्सन है, रोट लिख रहा है। एक बंदा है जो वो कहता है जी आई एम बेस्ट व्हेन आई हैविंग अ पार्टी, वो कहता है मैं पार्टियाँ अटेंड कर रहा था, मुझे कोई, तो उनकी इंटेलिजेंस लेवल चेक करें कि वो एक डीपली मीनिंग में जाकर आपको बता रहा है कि जब मैं जो है वो बेस्ट मैं कब होता हूँ, ठीक है, मैं कब होता हूँ जब मैं बिल्कुल तन्हाई में हर चीज़ को छोड़ के अपना एक अहम किरदार अदा कर सकता हूँ। और वो कहता है जी मैं पार्टी में कौन सा बंदा जो है वो अपनी इंटेलिजेंस लेवल को शो कर सकता है। अब जो एक सही बंदा है वो कहेगा जी आई लाइक पीपल, जबकि एक जो है वो मेल रजिस्टर्ड पीपल है जो है वो पूरी दुनिया की एक फ़िलॉसफी आपको सुना देंगे जी। एग्रीकल्चर हो के बारे में बात करेंगे, बेफजूल इधर उधर की बात करेंगे, और फिर ड्रिंक्स की चीज़ों की और जो है वो फिर एंड पे जो कोई सोने की बात करेंगे। तो ये तमाम कौन से क्वेश्चन होते हैं, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं। और एक सही बंदा जो है वो अगर वो क्वेश्चन नियर जो है सोल्व कर रहा है
तो टू द पॉइंट क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेगा, लंबी लंबी फिलॉसफी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि जो कंफ्यूज पीपल होते हैं उन्हें पता नहीं चल रहा होता, वो लिख ही जाते हैं क्योंकि उनके पास जो है वो क्लैरिटी नहीं होती अपने क्वेश्चन के आंसर की, तो उनको समझ नहीं आ रही होती हमने क्या करना है। तो वो उन तमाम चीज़ों को जो है ना वो मिक्सअप कर रहे होते हैं और एक लंबी क्लैरिफिकेशन आपको पेश कर रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे सवाल का जवाब मिल जाए। तो वो जो होता है ना वो कन्फ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि वो एक ही जुमले में 4-5 चीज़ें हैं आपको पेश कर देते हैं और वहाँ पे जो है स्कोरिंग करना थोड़ा जो है ना जो प्रॉब्लम आ जाता है। अब यहाँ पे ये देखिए 6 प्रैक्टिस केसेस है उन्होंने आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं, 6 लोगों से उन्होंने सॉल्व करवाया है, उनके आंसर्स को नोट डाउन किया और इस तरीके से जो है वो आपको पता चलेगा कि कोई बंदा किस तरह के क्वेश्चन कर रहा है, उसका आंसर कर रहा है, उन्होंने आगे किस तरह की स्कोरिंग की है। सिर्फ पढ़ लेने से सिर्फ आपको थोड़ा सा जो है वो आपका ज़हन खुल जाएगा और आपको स्कोरिंग करना ईजी हो जाएगा। जैसे कि जी पहले केस में वो कहते थे आई लाइक मेलो म्यूजिक, सिंपल, उसने टू द पॉइंट क्वेश्चन किया है। द हैप्पीएस्ट टाइम वो कहता है ऑफ माई लाइफ, आई कैन डू थिंग्स फॉर द पीपल, दूसरों लोगों के लिए वो पॉजिटिव था, ठीक है। आई वॉन्ट टू नो वाई पीपल थिंग्स लाइक दे डू, मतलब वो लोग कैसे जो है वो जो अच्छा सोचते हैं ना वो अच्छा करते हैं, तो वो भी आप वो पॉजिटिविटी में आ जाता है। इस तरीके से बॉयज़ आर रेगुलर जो है वो आ जाता है। ये क्या लिखा हुआ है, तो इस तरह आप जुमले पढ़ते जाएंगे, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। ज़्यादातर हम तो उर्दू में इसलिए सॉल्व करवाते हैं कि ताकि जो आया है वो इजीली पढ़ सके। हाँ, जो इंग्लिश समझ सकता है वो इंग्लिश में आंसर कर सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन समझने आए। ये देखें अब यहाँ पे 2 मीनिंग क्वेश्चन आ जाता है। थिंग्स आर प्लेजेंट एंड येट आई लाइक बीइंग अवे फ्रॉम होम मोर, लेकिन मैं फिर से घर से दूर रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ, ठीक है। लेकिन थिंग्स आर अच्छी हैं, कहाँ पे अच्छी हैं, घर से बाहर अच्छी हैं। तो यहाँ पे जो है मीनिंग पैदा होता है जिसको आपने जो है एनालिसिस करना है और समझना है कि क्यों उसने ऐसा किया। और इसका जो है आंसर नीचे उन्होंने दिया हुआ है कि उन्होंने कहाँ पे कैटेगराइजेशन क्या की हुई है इस तरह के क्वेश्चंस की, तो उन्होंने नीचे जो है वो उन बंदों के आंसर बताए हुए हैं। फिर रिकॉर्ड नंबर 2 में फिर से एक मेल से करवाया हुआ है, ठीक है। फिर उन्होंने रिकॉर्ड नंबर 3 से फीमेल से भी करवाए हुए हैं इसी तरीके से। तो इस तरीके से ये रिसर्चेज और ये कुछ क्वेश्चन यार आपके साथ जो है वो उन्होंने शेयर किए हैं ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है बंदे को यार मैं किस तरह स्कोरिंग करूं, और उनके जो है वो आंसर्स आपको दिए हुए हैं। अब उन्होंने देखिए उनकी हिस्ट्री भी ऐड की हुई है और बताने के लिए वो कितने साल का बंदा था, ठीक है, वो क्या काम करता था, उसकी चाइल्डहुड में क्या हुआ था, उसकी जो है फैमिली हिस्ट्री क्या थी, किस वजह से उसने इन सवालों के जवाब इस तरीके से किए। तो वो उन्होंने तमाम चीज़ें आपको बताया हुआ है कि आइटम नंबर जैसे कि 26 है या 1 है 2 है या 3 है, उसने क्यों ऐसे आंसर किए कि वो हमें जो है कन्फ्यूजिंग लगे, क्योंकि वो उसके बैकग्राउंड में ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से उसने आंसर जो है वो इस तरह से हट गया। और आपको पता है हर बंदा दूसरे बंदे से डिफरेंट होता है, हर एक की जो एक्सपीरियंस दूसरे से डिफरेंट होता है, तो आंसर भी सबके डिफरेंट ही होंगे, सिवाय उन चीज़ों के जो कि वो अगर न्यूट्रल आंसर कर रहा है। और जो है इन तमाम चीज़ों को सिर्फ एक्सप्लेन करने का इनमें मेन बेसिक सिर्फ आज मुझे एक्सप्लेन क्या करना था कि 2 मिनी क्वेश्चंस के अंदर जो हमने देना होता है ना वहाँ पे हम कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि शुरू से हम P1 P2 P3 समझ रहे हैं अपनी तरफ, दूसरे की तरफ C1 C2 C3 कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है अपनी तरफ या दुनिया की तरफ, तो वो तमाम चीज़ें ऐड होती हैं। ओमिशंस हम कहते छोड़ दिया है, लेकिन अगर कहते हैं ये भी है कि ओमिशंस में याद रखिएगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका जुमला वो बंदा बयान नहीं करता, जैसे कि आई फील वट, अगर वो वट लिख देता है वो ओमिशन है, उसने छोड़ दिया, उसका कोई जवाब नहीं दिया, तो वो भी आप ओमिशन में काउंट करते हो, ठीक है। क्योंकि वर्ड के आगे कुछ नहीं है, ना आप उसको C1 कर सकते हो, ना C2 कर सकते हो, C3 कर सकते हो, तो इस तरीके से ना P1 ना P2, तो वो ओमिशन में है, उसने छोड़ दिया, बल्कि वो क्वेश्चन उसने किया ही नहीं है, तो वो भी चीज़ें ओमिशन में आती हैं जो कि शुरू से मतलब नहीं इतनी ज़्यादा जो है वो बताई जाती जब हम लोग जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मेन जो है वो कंसर्न मेरा यही था कि आपको ज़रा मैनुअल के थ्रू समझाया जाए ताकि आप लोग को समझ आए, अपने से कोई चीज़ ऐड ना की जाए। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा ताकि अच्छे से आपको जो है वो RISP जो है वो समझ आ सके, और उसके बाद मैनुअल भी ज़रूर पढ़िएगा। फिर होते उनकी स्कोरिंग जो है वो ये देखें यहाँ पे उन्होंने जो है वो आपको बताया हुआ है, ये आई लाइक है, ठीक है। अब आई लाइक से रिलेटेड जितने भी आंसर है C3 में कौन से आते हैं, C2 में कौन से आते हैं, C1 में, अगर वो उसने इससे रिलेटेड दिया हुआ है ना तो आप उसको C2 में कर दोगे, तो उससे किसी और चीज़ से रिलेटेड है तो C1 में। अब वो ये नीचे मैनुअल में तमाम चीज़ें ऐड है कि वो C1 में जैसे वो गर्ल्स हु डोंट स्मोक एंड ड्रिंक, जो इंटेलेक्चुअल पीपल होते हैं, क्वाइट पीपल होते हैं, फिलोसफिकल पीपल जो भी है, सॉलिटरी हैबिट्स, ये तमाम चीज़ें रीडिंग्स वाले हैंड ये आप उसमें लेके जा रहे होते हो, ठीक है। इसी तरह आगे P1 का भी बताया हुआ है, सिर्फ ये एक क्वेश्चन है आई लाइक, ठीक है, उसमें जो कैटेगरीज है ना C1 C2 C3 P1 P2 P3, तो
उससे रिलेटेड उन्होंने आगे जो है ना पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, याद रखिएगा, तमाम का नहीं है कि आई लाइक का आंसर करते हुए अगर बंदे ने इन तमाम चीज़ों में से किसी भी एक पॉइंट को डिस्कस किया है तो आप वहाँ पे P2, P3 या P1 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है द हैप्पीएस्ट टाइम। अब इसमें हैप्पीएस्ट टाइम में जो है बताओ उन्होंने क्या बताया हुआ है जी, वो देखें जो है वो कौन सा है जी, गोज रोंग है, एंड्स बैडली है, क्या चीज़ है, वो किसी वजह से उसको नेगेटिविटी जो है वो डेवलप हुई है। तो अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन के अंदर कोई आपको मिलता है जवाब तो आप उसको जो है वो इस कैटेगरी में ले जाए। तो इस तरह मैनुअल में जो है वो आपको तमाम चीज़ें जो है वो बड़ी क्लियरली जो है ना उन्होंने बताई हुई है। यहाँ पे ओमिशन भी लिखा होगा आपके पास जो है वो, जैसे इज़ नाउ है, ठीक है, ओमिशन के क्वेश्चंस हैं वो भी बताए हुए हैं आपको, बहुत क्लियरली इजीली समझ के अंडरस्टैंड कर सकते हो आप, तो वो भी बताए हुए हैं। इस तरह तमाम सवाल। फिर नंबर 4 आइटम आ जाती है बैक होम। बैक होम में भी उन्होंने फिर इसी तरह ऐड किया हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें आपके पास हों अगर इससे रिलेटेड। देखो, आई हेट टू गो देयर, आई हेट, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव स्टेटमेंट्स, इस जो ये तमाम जो है ना आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाती है। आप C3 करोगे, C1 में, C2 में देखोगे आई फेल्ट सिक्योर बट इट डिड नॉट इम्प्रूव एंड मैनी कंडीशन माई कंडीशन, ठीक है, तो वो उसमें उससे रिलेटेड है। तो C2 में विश कर रहा है, उसमें आई वर्ड डिज़ायर टू गो अवे फ्रॉम द होम, अपने घर से बहुत दूर चले जाऊँ। स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू बी होम, जो अपने घर से रिलेटेड किसी भी किस्म की बहुत ही ख्वाहिश होती है वो C2 में आ जाती है। C1 में जो है जो हो जाती हैं। इस तरह C जो है वो 1 में आप देख लें क्या एक्सप्रेस कर रहा है। तो इस तरह एक जो सवाल है उसके मुतालिक तमाम चीज़ें ऐड है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐड नहीं भी हैं। वो फिर आपने जो है वो ना अपना जो है वहाँ पे मेंटल लेवल थोड़ा खंगालना है, उसमें आपने अपने जो है वो क्रिएटिविटी डालनी है। वहाँ पे अपना आपको समझना होगा कि आपने स्ट्रेस को किस हद तक पढ़ा है, समझा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने जो है वो इसका जो है वो आपने स्कोरिंग करनी है। तो बेसिकली बहुत टफ टेस्ट नहीं है। कुछ चीज़ें थी जैसे कि ओमिशन के बारे में नहीं बताया जाता था कि इनकम्प्लीट जो आंसर्स होते हैं वो भी ओमिशन में जाते हैं। बाकी तमाम चीज़ें ठीक है, आपकी तरफ मेरी तरफ जी P1 P2 जो है वो, और ये जो नेगेटिव थॉट्स है C1 C2 C3 जो है वो, ये भी बहुत ज़्यादा क्लियर कट आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। तो कुछ पॉइंट थे जिनको डिस्कस करना ज़रूरी था तो वो आज हो गए हैं। तो आपको होप सो टेस्ट की जो है वो समझ आई होगी। तो इस तरह जो है वो तमाम सवाल और उससे रिलेटेड जितने आंसर है वो इसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं नीचे जो है वो, जो हम लोग फाइल्स यूज़ करते हैं PDF फाइल्स, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मौजूद होगा। उर्दू की भी हैं, इंग्लिश की भी हैं, और उसको सोल्व करने का जो है तरीका भी आ जाएगा आपके पास। जो बच्चा आंसर कर रहा है वो आप देखते जाएं, और जो है वो मुझे पसंद है कि मैं जो है वो खेलूँ कूदूँ तो वो आप उसको देखें, उसको पॉजिटिव थिंकिंग में जो है लेके जाएं। इंग्लिश में जो है वो इंग्लिश जो है वो जो सोल्व करवाना चाहते हैं वो इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं। और एट द एंड आपने तमाम को जो है वो प्लस कर लेना है जो आपके पास आंसर्स आते हैं। और अगर 135 कट ऑफ स्कोर से जो है वो आपका जो है वो देख लें बिलो है या अबव है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो मेरिट एडजस्टमेंट का जो है वो आप बताएँगे उसको, ठीक है। ये जैसे कि हम माई ग्रेटेस्ट वरी, देखिए मैंने अभी आपको बताया कि उसके बारे में तमाम चीज़ें, आइटम नंबर 39 है, और इसमें बताया हुआ है C3 में क्या होगा अगर इससे रिलेटेड बच्चे ने आंसर किया है तो आप इनमें से कोई पॉइंट देख लें तो उसे C3 दे दें, C2 दे दें। तो ये तमाम क्वेश्चन जो है वो वही हैं जो कि उन्होंने क्वेश्चन एयर में पूछे हुए हैं, वही आइटम्स हैं, और उसी को मैनुअल में जो है वो बड़ी डीपली डिस्कस किया गया हुआ है। तो इस तरीके से आपको स्कोरिंग का एक पेज बनाना होगा इंटरप्रिटेशन का, ठीक है। उसमें P3 जो मैनुअल के अकॉर्डिंग आपके पास जो उन्होंने टोटल आपको दिया हुआ है, मतलब जो उन्होंने आपको पॉइंट दिया हुआ है कि इसके इतने स्कोर है P3 का, P2 का आपके पास ये नंबर है, P1 के 2 है, N का न्यूट्रल का 3 है, C1 का 4, C2 का 5 और C3 का 6 है। अब आपके जो नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज आए ना, वो बंदे ने जो आंसर किया मतलब उसको आपने काउंट करना है, यानी कि उसने P3 कितने आंसर किए, जो आपने उस पर आंसर शीट पर उसके क्वेश्चन जो आपने है थी स्कोरिंग शीट, उस पर आपने किस तरीके से उसको जो P3 दिया आपने वो काउंट करके लिख लेना है। मगर टोटल 8 आइटम्स है जिसका, तो आपने 8 मल्टीप्लाई बाय 0 करना है तो 0 है। उसके बाद 10 आइटम उसने P2 पे दिए हैं तो उसे मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 10 आ जाएगा। P1 के उसने 3 आइटम सोल्व किए हैं, उनको आपने आंसर स्कोरिंग की है, उसको 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो आपका 6 9। इस तरीके से तमाम आपने कर लेने हैं। C1 में भी इसी तरह टोटल को जो है मल्टीप्लाई कर देना है उसके पॉइंट से, और इस तरह C2 और C3 का, और उसको बाद जो है वो एंड में जो टोटल आएंगे ना उसका वो आपने इस तरह निकालना है जितने P3 2 1 और C1 2 3 का और न्यूट्रल का आपके पास स्कोर आया है उन तमाम को आपने सम कर लेना है। सम करने के बाद
आपके पास जो स्कोर आएगा तो उससे आपने कहना है कि बंदा यार एडजस्टेड है या एडजस्टेड मेल एडजस्टेड, जो उसकी बिहेवियर है वो आपको पता चल जाएगा और आप बता दोगे। अगर वो 135 से नीचे है तो वो नहीं है, अगर 135 या 135 से अबव है तो बच्चे में कोई ना कोई मसला है। तो होप सो आज की वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।